देश में भी बहुत बड़े बड़े नेशनल पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, सब उसके बावजूद भी आपने जन स्वराज को चुना। बिहार के लिए कुछ करने का दर्द उनके मन में भी है और मेरे मन में भी। शिक्षा देने की प्रक्रिया में या फिर शिक्षा देने के बाद जॉब की प्रक्रिया में आरक्षण होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है बार बार कि छात्रों को सड़क पे आ जाना पड़ता है, और इसके लिए क्या ऐसा सोल्यूशन है कि कम से कम एक एग्जाम तो कराना है? अभी विधानसभा चुनाव वो नहीं लड़ रहे हैं, आप लोगों ने समझाया नहीं कि भाई आप लड़ लो, या फिर आप सभी लोगों ने मिलकर ही कहा कि आप बाकी हैंडल कर लो? युद्ध के मैदान से वो भाग गए नहीं, वो तो कमांड कर रहे हैं, वो जनरल का काम कर रहे हैं ताकि उनके आर्मी को जीत मिल सके। अच्छा सर, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, अगर जन स्वराज को रिप्रेजेंट वो विधानसभा में करते एक विधायक के रूप में, तो लोगों के मन में जन स्वराज और पार्टी के लिए और उनके ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाता। जिन प्रत्याशियों को खड़ा किया है उन सब की बातें जनता भी सुनना चाहती है, और असेंबली में प्रशांत किशोर जी न भी हों, वो रखेंगे अपनी बात, उसको भी लोग सुनेंगे। सर, इतने बड़े शिक्षाविद रहे आप, सब रहे, एक नेता बन के आप कैसा लग रहा आपको? राजनीति का क्षेत्र व्यापक होता है, पूरे प्रदेश के स्तर पर होता है, इसलिए इसमें भी लोगों को आना चाहिए, मेरा ये मानना है। नमस्कार, अनकोट की विशेष पेशकश जनता मालिक में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कुमारा विधानसभा क्षेत्र के जन स्वराज से प्रत्याशी केसी सिन्हा सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनकोट पे। थैंक यू वेरी मच। और आपके इस चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, इतने बड़े शिक्षाविद रहे आप, सब रहे, एक नेता बन के आप कैसा लग रहा आपको? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र का तो बहुत वर्षों का, बल्कि 40 से ज़्यादा वर्षों का अनुभव मेरे पास है, लेकिन उसका क्षेत्र सीमित होता है। जैसे हम पटना साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, तो उस कॉलेज में जो हम सुधार लाना चाहते हैं कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन केवल शिक्षा ही के क्षेत्र में सुधार होने से ये इस प्रदेश का विकास नहीं हो पाएगा। बहुत सारे समस्याएं हैं, शिक्षा के क्षेत्र के अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये राजनीति का क्षेत्र व्यापक होता है, पूरे प्रदेश के स्तर पर होता है, प्रदेश क्या पूरे देश के स्तर पर होता है, इसलिए इसमें भी लोगों को आना चाहिए, मेरा ये मानना है। आपका एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है? बिल्कुल उत्साहजनक है, इसलिए कि अंतिम निर्णय तो जनता का होता है और जनता में बहुत उत्साह है। लोग हमको ऐसा लगता है कि हम अपने उस क्षेत्र के अनुभव को यहाँ यूज कर सकते हैं। आप सर कुम्हरार से विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस पर हम चर्चा करें उससे पहले मैं एक बात जानना चाहता हूँ। हमारे राज्य में कई सारे रीजनल पार्टी पहले से, ठीक है, देश में भी बहुत बड़े बड़े नेशनल पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, सब है, उसके बावजूद भी आपने जन स्वराज को चुना। तो फर्स्ट थॉट आपके मन में क्या आया जब आपके पास ऑफर आया हो, किसी ने आपसे संपर्क किया होगा उसको लेकर के? तो व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट कि बिल्कुल आना चाहिए। एक तो प्रशांत किशोर जी पटना साइंस कॉलेज के स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे वहाँ के, 91-93 सेशन में इंटरमीडिएट में थे, और मैं मैथमेटिक्स का टीचर था। तो एक जान पहचान तो वो थी, हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। और 2022 में जब इन्होंने पद यात्रा शुरू किया, तो प्रशांत किशोर जी कहे कि आप मेरे साथ आइए, बिहार के लिए कुछ करने का, बिहार के लिए कुछ करने का दर्द उनके मन में भी है और मेरे मन में भी है। लेकिन हमने कहा कि नहीं, अभी तो हम वाइस चांसलर हैं, अगस्त 2024 में मेरा टर्म पूरा होगा तब हम सोचेंगे। और जैसे ही टर्म मेरा पूरा हुआ, उन्होंने फिर कहा कि आपने कहा था कि हम सोचेंगे, अब तो आप आ जाइए मेरे साथ। तो 2 अक्टूबर को इस पार्टी की स्थापना हुई, और स्थापना दिवस पर मंच पर जो 4-5-6 लोगों का उद्बोधन हुआ, उसमें एक मेरा भी हुआ, और मेरा उद्बोधन केवल शिक्षा से संबंधित था कि शिक्षा में क्या क्या किया जा सकता है। तो ये इस पार्टी को ज्वाइन करने का, और अभी लोग कहते हैं कि नई पार्टी,
आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है, लोगों के पास इंफॉर्मेशन घंटों में चला जाता है, सारा इंफॉर्मेशन। इसलिए अब उतना समय नहीं चाहिए किसी पार्टी को स्थापित करने के लिए, उतने समय की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, तो सर अभी प्रशांत जी एक व्यक्ति के रूप में कैसे आपको देखते हैं और एक छात्र के रूप में आपने कैसे उनको देखा है, आकलन किया है? हमने एज ए स्ट्रैटेजिस्ट हमने भली बात ही देखा है कि स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत कैसे है। हाँ ठीक है। शायद उनके, क्योंकि टीचर के प्रति तो एक भावना रहती है कि, और मेरिट डिमेरिट सब चीजों को जानते हैं, तो उनको लगा कि उनका मेन स्ट्रेस किस पर है, शिक्षा पर, और शिक्षा ही वो रास्ता हो सकता है जिससे इस प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाया जा सकता है। और शिक्षा के क्षेत्र का अनुभव जिनके पास हो, ज्यादा अनुभव हो, हर स्तर का अनुभव मेरे पास है। लेक्चरर भी थे, रीडर भी थे, प्रोफेसर भी थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी थे, डीन फैकल्टी ऑफ साइंस भी थे, और प्रिंसिपल भी थे, और वाइस चांसलर भी थे, और वाइस चांसलर भी 5 यूनिवर्सिटी के बारी बारी से हम, एडिशनल चार्ज भी हमारे पास रहा। तो और हमारे यहाँ जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो विभिन्न वर्गों के बच्चे आते हैं, और उनसे इंटरेक्शन जो होता है, तो हमको ये पता, हम शिक्षक को ये पता अंदाजा लग जाता है कि समाज में क्या क्या कमियां हैं। जैसे जिस वर्ग के बच्चे आते हैं तो उनका संसाधन की कमी है, उनके पास जो है आसपास के इलाके में अच्छा इंस्टीट्यूशन, स्कूल कॉलेज नहीं है जिसमें शिक्षा गुणवत्तापूर्ण मिल सके। तो इन सब चीजों को हम जानते थे। तो प्रशांत किशोर जी, एक वो तो डाटा के मास्टर हैं, उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इसमें गणित लगा दिया जाए ताकि बिहार के गणित को बदल दिया जाए, बदलने में आसानी होगी। अभी बाकी के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है, आपकी पार्टी ने कई सारे आरोप लगाए हैं, जो करंटली डिप्टी सीएम हैं, ठीक है, दूसरे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन सब, उस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि अगर आरोप लगता है तो आकर के अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि अपना पक्ष रखिएगा तो जो आरोप सही है गलत है जनता निर्णय करेगी। साफ तरीके से आकर के बात रखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्पष्टीकरण। अगर हम शिक्षक हैं, कोई स्टूडेंट हमसे प्रश्न पूछता है, कहता है कि ये आपने नहीं पढ़ाया या ये गलत पढ़ाया, तो हमको एक्सप्लेन करना चाहिए कि नहीं, यही ऐसा होता है, हमारा पक्ष ये। अभी सर एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स विषय है हमारे पूरे देश में, ना सिर्फ बिहार, लेकिन मैं अपने राज्य को लेकर के समझना चाहता हूँ कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप इसको किस रूप में देखते हैं? मैं आरक्षण की बात कर रहा हूँ। हमारे जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है, समय समय पे इस पर अलग अलग कैटेगरी को बोलते हैं कि आपकी आरक्षण बढ़ा करके इतनी कर दी जाएगी, इस कैटेगरी में हम इतनी आरक्षण दे देंगे, ठीक है। आप इसको किस रूप में देखते हैं? क्या उस लेवल पे हम अपने राज्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उस डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहिए, या फिर एक लिमिटेड अमाउंट में वो चीज़ करना चाहिए ताकि हर वर्ग समाहित होकर के भी काम कर सके उस चीज़? आपका क्या टेक है? हमारा नजरिया दूसरा है कि जो निचले तबके के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, संसाधनों के कमी वाले लोग हैं, उनकी संख्या ज्यादा है, और उनको बिना ऊपर लाए प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। विकसित राज्यों की श्रेणी में ये नहीं आ सकता। उनकी स्थिति में सुधार लाना होगा, तो संख्या उनकी ज्यादा है तो भागीदारी भी ज्यादा होनी चाहिए। तो इस नजरिए से हम देखते हैं, और उनके बिना भागीदारी का इस प्रदेश को विकसित अभी देश नहीं बना। अभी जितनी भागीदारी है वो काफ़ी है या फिर और बढ़ाना चाहिए? भागीदारी तो हम लोग शिक्षा पर ज्यादा ये स्ट्रेस दे रहे हैं, इसलिए कि सब समस्या का समाधान हो जाएगा। और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है, शिक्षा देने की प्रक्रिया में या फिर शिक्षा देने के बाद जॉब की प्रक्रिया में आरक्षण होना चाहिए? आपके हिसाब से ज़्यादा किधर एक गवर्नमेंट को, एक सही सरकार को काम करना? नहीं, जो आरक्षण है वो चलना चाहिए। उसमें क्यों आरक्षण किया गया? आखिर उसकी आवश्यकता कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले पूरे देश के बारे में जानते थे। उन्होंने इसलिए आरक्षण किया
ताकि उन लोगों को मौका मिल सके, वो आगे आ सके। और इसके साथ एक चीज और करना होगा, हम अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे दें उन बच्चों सब उन बच्चों को, और वो शिक्षा ग्रहण करके बाहर जाएंगे, उनका जैसे वोकेशनल कोर्सेज है या टेक्नोलॉजी का ज्ञान से ही हो, ये उनको अगर शिक्षित कर दिया जाए तो उस वर्ग से भी एक से एक टैलेंटेड लोग आते हैं, और एक से एक टैलेंटेड लोग आते हैं, और वैसे लोग आते हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होता था, लेकिन अब वो एक ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। तो इस तरह का माहौल बनाया जाए कि उन सभी लोगों को ये सुविधा मिले, और उस सुविधा मिलेगा तो निश्चित रूप से वो आगे आएंगे। लेकिन आरक्षण इसलिए दिया गया है ताकि उनको आने में, ऊपर आने में आसानी हो, उनको हाथ पकड़ के खींचने की बात जो कही जाती है, वैसे उनको एक इंकरेजमेंट मिलेगा कि नहीं, हमारे लिए इतना सुरक्षित भी है। अभी जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है हमारे राज्य में, वो उससे आप सेटिस्फाई हैं या फिर उसके तौर तरीके में थोड़े से बदलाव की जरूरत है? हमने कहा ये दूसरे रूप में कि वो कंटिन्यू हो, और उसके साथ साथ वो कंटिन्यू इतने वर्षों से है, फिर भी वो स्तर उतना बढ़ा नहीं, जो अपेक्षित होना चाहिए था वो हुआ नहीं, तो उसको भी करना चाहिए साथ में। इसको आप कंटिन्यू कीजिए, और साथ में ऐसा कीजिए कि उनका दिखलाई पड़े कि हाँ वो ऊपर आ रहे हैं, उनका आर्थिक स्तर या स्तर, जीवन का स्तर बढ़ रहा है। अभी सर शिक्षा पे बात हम थोड़ा सा करते हैं, क्योंकि उससे उस फील्ड से आप जुड़े हुए हैं। वर्तमान में जो सरकार है वो दावा करती है कि जो पहले जिस तरीके से शिक्षा की व्यवस्था थी बिहार, और जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, अगर डाटा, अगर फिगर्स, नंबर्स पे अगर हम बात करें तो बहुत बेहतर हुआ है। इट मीन्स कि जो 10th में पास करने वाले छात्रों की संख्या अगर आप देखें, 12th में पास करने वाली, ग्रेजुएशन में बात करें की बात करें, लेकिन सिर्फ ये पास करने तक कई बार सीमित हो जाता है कि आपके बच्चे पास तो कर रहे हैं या फिर क्वालिटी एजुकेशन हम दे नहीं पा रहे। इसको, इस पूरे चीज़ को आप कहते हैं, क्योंकि सरकार का यह दावा है कि हमने बहुत इम्प्रूव कर दिया है। ग्राउंड रियलिटी आपको क्या लगती है, आप उसको कैसे? क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बढ़नी चाहिए। क्वांटिटी तो बढ़ रहा है, क्वालिटी पर भी विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि काबिलियत अगर केवल महज कागजी डिग्री मिल जाए तो कहीं नौकरी में जाइएगा, किसी कंपनी में जाएगा तो वो तो काबिलियत देखेगा कि आप काबिल है कि नहीं। तो काबिल बनाने वाला शिक्षा चाहिए, उस पर विशेष ध्यान देना होगा। क्वांटिटी बढ़ना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन साथ में क्वालिटी को बढ़ाना होगा ताकि वो काबिल बन सके, उनका हुनर बढ़ सके, और वो नौकरी करें तो योग्यता के अनुसार नौकरी मिले। अभी होता क्या है कि इंजीनियरिंग करके आए डिग्री लेकर के, लेकिन उनको लाचारी में कंप्यूटर ऑपरेटर या कोई छोटा मोटा रोजगार करना पड़ता है, तो उनके दिल पर क्या गुजरता होगा। तो ऐसा होना चाहिए कि योग्यता के अनुसार नौकरी मिलनी चाहिए, उसके लिए माहौल बनाना होगा। और बिहार में वो सब संभावनाएं हैं। बिहार को बंगलुरु, नोएडा, गुड़गांव, पूना और हैदराबाद बनाया जा सकता है, असीम संभावनाएं हैं। और अगर ऐसा बन गया तो कंपनियां यहाँ आएंगी, यहाँ कल कारखाने खुलेंगे, रोजगार का अवसर पैदा होगा, और नौकरी का भी अवसर पैदा होगा। हमारे बच्चे जो अच्छे कर दे जाते हैं, उन काबिलियत हो उनमें है, वो गुड़गांव, बंगलोर या यूएसए में जाकर नौकरी करते हैं। और जो नहीं हो सके उनमें से बहुत सारे को डिग्री भी है, लेकिन उनको श्रमिक बनकर दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। तो काबिलियत देने वाली शिक्षा। एक चीज़ थोड़ा सा मेरे मन में अक्सर ये सवाल कि वही बच्चा जो बिहार में गया और वही बच्चा जो बिहार से निकल करके बाहर गया, आगे ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, कहीं और पढ़ाई, उनके आप अगर देखेंगे शिक्षा के स्तर को लेकर के अगर हम माने, या फिर डेवलपमेंट लेवल पे अगर आप देखें कि कितना वो आगे अपने भविष्य को देख पाता है या कर पाता है। ऐसा क्यों है कि जो व्यक्ति बिहार में के बाहर चले जाता है, अभी अधिकता की जो बात मैं बता रहा हूँ कि मतलब मोटे मोटे शब्दों में जो कह रहा हूँ कि वही व्यक्ति, एग्जाम्पल मैं अब खुद कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं नॉर्मली ग्रेजुएशन करता, काम करता,
कोई स्किल पे काम नहीं करता, जो जो कि ना दे पा रही है अभी फिलहाल वर्तमान में सरकार। और अभी अगर मैं बाहर चले जाऊँ वहाँ से, तो वहाँ पे जो है सक्सेस का रेशियो हाई हो जाता है और यहाँ पे कम होता है। क्या आपको लगता है मूल कमी आपको क्या लगता है? नहीं, वातावरण बनाना होगा, इसलिए कि सेम वही आदमी यहाँ नहीं कुछ कर पाता है आपके कहने का, और बाहर जा कर के बहुत अच्छा करता है। तो माहौल बनाना होगा, वातावरण बनाना होगा, और जब ऐसा होगा तो बाहर से, मेरा तो मानना है कि आप जाइए हायर क्वालिफिकेशन के लिए, आप जाइए बाहर, नौकरी भी कुछ दिन कीजिए, लेकिन आ करके अपने स्टेट को भी सर्व कीजिए। आपको ये राज्य बहुत कुछ दिया, आपको पे बैक करना चाहिए। और बहुत लोग इच्छुक हैं आने का, लेकिन सही वातावरण जब तक नहीं बनाइएगा कोई वापस नहीं आएगा। मूल अगर आपको मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे कि अब इसमें जन स्वराज की सरकार आती है, आपको शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है, कौन सी 3 ऐसी बड़ी चीज़ आप तुरंत ही करना चाहेंगे जो कि फिलहाल आपको होते हुए नहीं दिखा है? एक तो कहा कि नेतरहाट स्कूल के बारे में हम सब जानते हैं कि वहाँ के विद्यार्थी जो भी आते थे, हमारे बैच में भी बहुत सारे थे, वो जिस क्षेत्र में गए हैं एक्सेल किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं। आईएएस, आईपीएस, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, जिस क्षेत्र में गए हैं, बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में काम कर रहे हैं, अपना कंपनी खोल लिए हैं। तो उस तरह का एक विद्यालय था, अब तो वो भी नहीं है बिहार में, वो झारखंड में चला गया। उस तरह का हर एक प्रखंड में 1 साल में 1 विद्यालय स्थापित करने की योजना है, और इसके लिए हमारे पास रोड मैप भी है कि कैसे स्थापित करेंगे। और 5 साल में 5 उस तरह का विद्यालय अगर हर प्रखंड में हो गया, तो बच्चों को बाहर पढ़ाई करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अपने आसपास जहाँ रहते हैं वहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको मिल जाएगी। और जब इतना एक नेतरहाट स्कूल के इतने प्रोडक्ट्स हैं अच्छे अच्छे, तो 5-5 नेतरहाट की तरह स्कूल अगर प्रखंड स्तर पर होगा, तो किसी बच्चे को एडमिशन के लिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक प्रखंड में 5 नेत्र आर्ट स्कूल खोले जा? बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है। हम लोग भी जिला स्कूल आरा से पढ़े हैं, और उस समय हमारे बैच में सीबीआई के डायरेक्टर, चीफ सेक्रेटरी सब लोग हुए हैं, और वो सरकारी स्कूल में पढ़ाई करके किए। समर्पण होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए शिक्षकों में, और तभी हो पाएगा। और डेडिकेशन छड़ी उठा करके या कानून बना करके नहीं किया जा सकता। उनको प्रेरित सारे अगर नया ही स्कूल हम खोलेंगे, फिर पुराने वाला का क्या करने वाले हैं आप लोग? नहीं, हम क्या कह रहे हैं कि नया स्कूल एस्टेब्लिश करने में समय लगेगा। जब तक वो स्कूल स्थापित नहीं हो जाता, तब तक जो बच्चे हैं, अगर सरकारी स्कूल की पढ़ाई से संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं संतुष्ट हैं या हमको लगेगा कि यहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए प्राइवेट स्कूल में उन बच्चों का शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। और उसका फी, क्योंकि वो फी दे सकने में समर्थ नहीं है, उसका फी सरकार देगी। हमारे राज्य में एक सबसे बड़ी समस्या जो छात्रों से जुड़ी हुई, इस पर भी मैं आपसे थोड़ा सा चाहता हूँ कि आप प्रकाश डालें कि ग्रेजुएशन तो कर लेते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हैं, और उस दौरान क्या होता है कि कई बार आपने भी देखा होगा कि पेपर लीक हो जाते हैं, कई बार रिजल्ट में डिले होता है, तमाम ऐसी चीज़ें। अभी हाल ही में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी बीपीएससी के छात्रों को गए थे, वहाँ पे सपोर्ट किया था। और ऐसा क्यों होता है बार बार कि छात्रों को सड़क पे आ जाना पड़ता है, और इसके लिए क्या ऐसा सोल्यूशन है कि कम से कम एक एग्ज़ाम तो कराना है? और सर, मैंने व्यक्तिगत रूप से ऐसे कई सारे प्रोटेस्ट कवर किए। लोग जिस तरह से रोते हैं, जो मेरे हम उम्र के लोग होते हैं कई बार, और वो बिलखते हैं कि हमारा 1 साल 2 साल का मेहनत था, समय बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया मेरा। लाइक दे फील लाइक कि उसके जीवन में सब खत्म हो गया है। यानी बहुत ही एक बेसिक एग्जाम ही करना, आप रात चला रहे हो, आप एक एग्ज़ाम करा पा सकते हो। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है कि नहीं हो पा रहा है। राज्य में बहुत सारी योजनाएं चलती रहती, उस पर उस चीज़ को आप कैसे देखते कि वर्तमान जो सरकार है वो विफल रही है, वो सही से डील नहीं कर पाती है? देखिए, एग्जामिनेशन का जो है, एग्जामिनेशन लेना, इवोल्यूशन करना, रिजल्ट निकालना, ये बहुत सही होना चाहिए। क्योंकि कोई स्टूडेंट पढ़ाई करता है, मेरिट है उसमें, उसको होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन लीक होने के कारण
उन लोगों का हो गया जो डिजर्विंग नहीं है। जैसे अगर हमारे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो टॉप किया, जो जो सेकंड या थर्ड किया, वो एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं हमसे तेज ये था, टॉप किया तो ठीक है। लेकिन अगर बहुत इंफीरियर मेरिट वाले को किसी दूसरे तरीका से आप टॉप करा दीजिएगा तो उन विद्यार्थियों के मन में कैसी भावना आएगी, वो तो एकदम निराश और हताश हो जाएंगे कि पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, दूसरे रास्ते से लोग हमसे ऊपर आ जाते हैं। तो इसका तो इसमें सही होना चाहिए। हमारे समय में तो ऐसा नहीं होता था कि क्वेश्चन आउट हो जाए। यूपीएससी का तो हमने ऐसा नहीं सुना है कि क्वेश्चन आउट हो जाता। तो यहाँ जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं उस प्रोसेस में सुधार लाना होगा, और ये हो सकता है। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, फॉरेन का यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम लेता है, आप अपने घर बैठे दीजिए, लेकिन वो ऐसा टेक्नोलॉजी यूज करता है कि इधर उधर आप कीजिएगा तो पकड़े जाइएगा, पता लग जाएगा उसको। तो ये क्वेश्चन लीक वाला बीमारी तो बिल्कुल ठीक करना होगा, क्योंकि उसमें निराशा और हताशा हो जाता है, युवाओं में बेचैनी आ जाती है। आपने देखा होगा कि रोते हैं, आपने ठीक ही कहा कि रोते हैं कि हमने इतना तैयारी किया, अच्छी तैयारी थी, लेकिन हमारा नहीं हो रहा, दूसरे का हो जा रहा, जो डिजर्व नहीं करता है। तो अभी सर प्रशांत किशोर को लेकर के हमेशा कुछ ना कुछ नई नई चर्चा आ जाती। अभी विधानसभा चुनाव वो नहीं लड़ रहे हैं, पार्टी की तरफ से घोषणा हुआ, उन्होंने कहा, और कई सारे लोगों ने उन पर सवाल उठाए कि लड़ना चाहिए, आप पार्टी के मुखिया हैं, लोग आपको फ्रंट फेस के रूप में देखते हैं, लड़ना चाहिए। आप लोगों ने समझाया नहीं कि भाई आप लड़ लो, या फिर आप सभी लोगों ने मिलकर ही कहा कि आप बाकी हैंडल कर लो? हाँ, यहाँ वही बात होता थी कि इस पार्टी का स्थापित हुए कितना समय हुआ, और वो एक कंस्टिट्यूंसी में अगर फंस जाएंगे तो पूरे 243 सीटों पर उन्होंने खड़ा किया है। तो वहां से उसमें से 2-3 विड्रॉवल हो गया है, लेकिन उसको देखना, वो तो डिसाइड करें, उनके पास डाटा है, गणित है, वो लगाते होंगे कि नहीं हम नहीं लड़ेंगे तो इस पार्टी के लिए ज्यादा बेहतर होगा, लड़ने पर उतना बेहतर नहीं होगा। वो तो हर का सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होता है। आप ये क्यों कह रहे हैं कि युद्ध के मैदान से वो भाग गए? भाग गए नहीं, वो तो कमांड कर रहे हैं, वो जनरल का काम कर रहे हैं ताकि उनके आर्मी को जीत मिल सके। अच्छा सर, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, इसी पे मेरा काउंटर क्वेश्चन है कि जन स्वराज ये कहते हैं हम 243 पे लड़ रहे और हम जीत रहे, और इवन प्रशांत जी ने भी कहा है कि या तो हम 10 सीट के आसपास लाएंगे, नहीं तो इतना ले आएंगे कि हमारी सरकार बन जाएगी। ये उनका स्टेटमेंट रहा है। मान लेते हैं कि आपकी जन स्वराज पार्टी उस सिचुएशन में नहीं पहुंची कि वो सरकार बना सके, आपके 15 या 20 विधायक, उस विधायक में एक विधायक का नाम प्रशांत किशोर। जितना वोकल होकर के प्रशांत बाहर दिखते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, इवन तमाम कई सारे इंटरव्यूज़ वो रोज़ देते हैं, अर्निंग करते हैं, और जितना वोकल होकर के हर मुद्दे पे अपनी बात रखते हैं बेबाकी से, आपको नहीं लगता कि अगर जन स्वराज को रिप्रेजेंट वो विधानसभा में करते एक विधायक के रूप में, इसके लोगों के मन में जन स्वराज और पार्टी के लिए और उनके ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाता कि चलो इस बार तो हमने देखा, लेकिन यही व्यक्ति विधानसभा में बैठ करके हमारा प्रश्न पूछ रहा है, जो मंत्री बना है वो काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या आपको नहीं लगता कि वो ज़्यादा इफेक्टिव होता? बस एक हाइपोथेटिकल मैं सिचुएशन बता रहा हूँ, इस पर आप प्रत्याशी प्रशांत किशोर जी की पार्टी जिन प्रत्याशियों को खड़ा किया है, उन सब की बातें जनता भी सुनना चाहती है, और असेंबली में प्रशांत किशोर जी न भी हों, वो रखेंगे अपनी बात, उसको भी लोग सुनेंगे। ऐसे ऐसे शख्सियत इन्होंने खड़ा किया। अच्छा, तो मतलब कि उनका सैनिक भी रहेगा, सेनापति में? हाँ बिल्कुल, जनरल आप चाहिएगा कि जनरल बंदूक उठा करके फायरिंग करने लगे, उनके जो सिपाही है, सिपाही नहीं, उनके ऑफिसर जो हैं, वो युद्ध के मैदान में है, वो संभालेंगे मोर्चा, और उसमें कोई किसी से कम नहीं है। तब कि दे आर कैपेबल की कर लेंगे। डेफिनेटली दे आर कैपेबल। अभी आपको सर मेजर चेंजेस अभी हम बिहार में देखें तो मेजर समस्या तो आपके पार्टी द्वारा उठाई गई, एक पलायन, ठीक है, स्वास्थ्य व्यवस्था पे आप लोगों ने चर्चा की है, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था,
ये 2-3 ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे लंबे समय से एक चर्चा होनी बंद हो गई थी। ठीक है, अब आपकी पार्टी ने इसको इफेक्टिवली उठाया और आपने भी सोशल मीडिया पे आपने बार-बार देखा होगा कि वो ये मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, मेनली ऐसा आप इमीडिएट इफेक्ट से क्या इम्प्लीमेंट करेंगे कि पलायन, अब जैसे आपकी पार्टी द्वारा कहा जाता है कि पलायन छठ के बाद आपको घर नहीं जाना पड़ेगा, तो इमीडिएटली आप ऐसा क्या करने वाले हैं कि हाँ नहीं ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, दो वर्गों का पलायन होता है। एक तो उच्च शिक्षा के लिए लोग जाते हैं या योग्यता के अनुसार नौकरी यहाँ नहीं संभव है, उसके लिए जाते हैं, बाहर जाकर के नौकरी करते हैं। और दूसरा श्रमिकों का, श्रमिक लोग बाहर जाते हैं। तो श्रमिक जो बाहर जाते हैं उनका पलायन इस तरह से रुक सकता है कि उनके परिवार को अगर मिनिमम, जैसे इस पार्टी का विजन है कि मिनिमम 20,000 आपको जरूर हर महीने मिलेगा, और उसके लिए अलग अलग उन्होंने बतलाया है कि 12 से 15,000 का नौकरी किसी एक सदस्य को जरूर मिलेगा, वृद्धा और दिव्यांग को 2,000 का पेंशन मिलेगा, ये सब। और बच्चों के पढ़ाई के लिए प्राइवेट स्कूल में आप चाहते हैं तो उसका फी जो होगा वो सरकार देगी। ये सब मिलाकर तो ये मिनिमम हुआ। और यहाँ अगर अवसर डेवलपमेंट होने लगे तो यही अवसर पैदा हो जाएगा, इतना ज्यादा रोजी रोजगार का अवसर हो जाएगा कि हुनर के अनुसार उनको अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं, काबिलियत के अनुसार नौकरी मिलने लगेगा, तो समस्या का समाधान हो ही जाएगा, पलायन रुक जाएगा, हर दोनों तरह का पलायन रुक जाएगा। काबिलियत के अनुसार नौकरी मिलने लगेगा तो वो वर्ग नहीं जाएगा। अगर शिक्षा के स्तर में सुधार हो गया, स्कूल का, कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का रिसर्च एंड इनोवेशन होने लगा, स्तरीय होने लगा, तो जो बाहर क्यों जाएंगे, यहीं पर रहेंगे, तो उनका भी पलायन बंद हो जाएगा। और दूसरा, श्रमिक लोग जो जाते हैं वो तो मिनिमम अगर परिवार चलाने भर पैसा का गारंटी हो जाए तो अपना रोजगार भी स्थापित करेंगे, उससे उनका इनकम बढ़ सकता है। लेकिन कम से कम इतना मिलेगा तो वो सोचेंगे कि नहीं, अब बाहर धक्का खाने क्यों जाए। जिस तरह से ट्रेन में लद कर आते और जाते हैं, उसको देख करके तो लगता है कि हमारे बिहार कहाँ पर है, इसको कहाँ होना चाहिए, इसको तो टॉपर होना चाहिए। बिहार को ये क्षमता है कि इसको तो टॉपर होना चाहिए, विकास के शिखर पर होना चाहिए। यहाँ के लोग इतने कठिन परिश्रमी होते हैं, विकट परिस्थितियों में एडजस्ट करते हैं। आप देखिएगा कहीं जाकर के छोटे से कमरे में भी एडजस्ट करते हैं। आपके पार्टी द्वारा जो वादे किए गए हैं, कई सारे वादे किए गए, कई सारी बातें कही गई, जैसे अभी आपने बोला कि जो आए हैं उनको जाना नहीं पड़ेगा, हमारी सरकार मिलेगी तो 15,000 ये देगी, फिर बाकी की। अगर जो व्यक्ति विश्वास में वहाँ से काम छोड़ करके आ गया है कि इस चुनाव में जन स्वराज की ही सरकार बनाएगी, लेकिन आपकी सरकार नहीं बनती, फिर उसके लिए आप लोगों ने नहीं, हम क्या कह रहे हैं, कंडीशनल शर्त वाली बात न करें कि हमारी सरकार बनी तो ये हम करेंगे, क्योंकि जिसकी सरकार होती है वही तो नीति का निर्धारण कर सकता है कि ऐसा करेंगे, और उसका कार्यान्वयन भी उसी के हाथ में होता है। तो सरकार बनेगी तो ये सब बातें होगी और 5 से 10 वर्षों में कायाकल्प हो जाएगा। बिहार के बाहर अभी भी बिहार को लेकर के बहुत अजीब अजीब सी छवियाँ बनाई जाती हैं। आपको क्या लगता है कि इतने समय होने के बावजूद भी हम उस चीज़ को पाक क्यों नहीं पाएंगे? नहीं, देखिए, दो तरह का स्थिति है। जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ के बिहार के विद्यार्थी जाते हैं तो दूसरे प्रदेश वाले कहते हैं कि बिहारी आ गया, ये तो सब सीट यही कर ले लेगा, क्योंकि उसके प्रतिभा को लोग जानते हैं कि कितना प्रतिभा है उसमें। तो एक चीज तो ये हुआ कि एक इम्प्रेशन ये है कि बिहार वाले मेरिटोरियस होते हैं, मेधावी होते हैं, कठिन परिश्रमी होते हैं। और दूसरा कि वो जो श्रमिक वर्ग जाता है उसी को देख करके लोग इम्प्रेशन बनाते हैं कि देखिए कहीं किसी छोटे से कमरे में रहता है, झोपड़ी में रहता है, रोड पर सोता है, प्लेटफॉर्म पर सोता है, उसको देख करके तो उसी को तो बदलने की बात हम लोग कर रहे हैं कि बिहार में वो क्षमता है कि दूसरे राज्यों के समकक्ष आ सके, समकक्ष क्या, उससे भी आगे जा सके। प्रशांत किशोर के अलावा कोई ऐसा नेता जिस पे आपको लगता है कि ये बहुत अच्छे नेता है?
नहीं, अच्छे नेता तो है, नीतीश जी भी अच्छे नेता है, बिल्कुल अच्छे। फर्स्ट डिवीजन उन्होंने बिहार को दिलाया, लेकिन बिहार में क्षमता है टॉप करने की, तो टॉपर बनाने के लिए हम लोग जनसुराज टॉपर बनाने, बिहार को शिखर पर ले जाने की बात कर रहा, टॉपर बनाने की बात कर रहा। और नीतीश जी फर्स्ट डिवीजन दिलवाए जरूर, लेकिन इसमें क्षमता अगर टॉपर बनने की है तो टॉपर बनाना चाहिए। टॉपर बना रहे। हाँ सर, अब हम अपने इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव पे हैं। आपसे मैं कुछ नाम बोलूँगा और आपको आपके मन में फर्स्ट इंप्रेशन या फिर फर्स्ट वर्ड क्या आता है आपको लेना है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम चिराग पासवान। क्या है पसंद? जुआ नेता। युवा नेता। हाँ, बिल्कुल जुआ और ऊर्जावान नेता। तेज प्रताप यादव। जुआ नेता वो भी। युवा नेता। हाँ। नहीं, कुछ दूसरा उनके लिए कोई ख्याल आता हो? युवा नेता तो सारे ही है सर, युवा नेता। चिराग पासवान के बारे में तो हम वो देखते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, तेज प्रताप। लेकिन जुआ तो लिखते हैं। अच्छा, आपके ऑपोजिशन में है जो मुख्यमंत्री जी का दावा करते हैं, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव भी जुआ है, और लेकिन अनुभव की कमी है, एक्सपीरियंस क्या हुआ? अच्छा सर, अगर ऑप्शन हो आपके पास कि तेजस्वी और तेज प्रताप में, अगर आपको किसी को राजनीतिक रूप से चुनना हो कि जन स्वराज का ऑफर दिया जाए तो आप किसको दें? तेजस्वी यादव। तेजस्वी को देंगे। तेज प्रताप से बेटर आपको पॉलिटिकल वे में, अब मैच्योरिटी लगता है उनमें, अपना अपना नज़रिया होता है। पॉलिटिकल वे में आपको ज़्यादा मैच्योर वो देखते हैं। नीतीश कुमार तो बहुत अच्छे हैं और विजन वाले नेता। तो और हमने तो कहा ही कि फर्स्ट डिवीजन उन्होंने बिहार को दिला दिया है, लेकिन बिहार में क्षमता है टॉपर बनने की, टॉपर बनाना होगा। सम्राट चौधरी। जुआ सम्राट लोग कहते ही है, अच्छे हैं और काफ़ी दिनों से राजनीति में। आपके मन में क्या सोचता है? आप तो सबके लिए सेम ही कह रहे हैं, अच्छे हैं, युवा है। सबका अपना अपना नज़रिया होता है, लेकिन और उनके कार्य प्रणाली पे पूछ रहा हूँ कि उस कॉन्टेक्स्ट में आपको कैसे लगते हैं व्यक्तिगत रूप से? व्यक्तिगत रूप से उत्साही है, और देखिए धैर्य भी होना, बहुत धैर्यवान की धैर्यवान भी होना। हाँ, वहाँ पे कमी आपको लगता है। हाँ, अशोक चौधरी अच्छे हैं, अपने जिस क्षेत्र में रहते हैं ठीक ठाक काम करते हैं। आपके अपने पूरे पार्टी में जितने भी कैंडिडेट्स, कोई ऐसा कैंडिडेट जिनका नाम जब आया कि इसी को मिला है, सो यू फील हैप्पी फॉर हिम कि ही इज गुड गाय, इनको चुनाव लड़ना हमारे पार्टी में? जी। वाई बी गिरी, हाँ, बहुत बड़े अधिवक्ता है और कानूनविद तो ही हैं, और एक बहुत अच्छे इंसान है। दोनों बातें अगर है तो वो तो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। अभी तक बिहार में आज़ादी के बाद से लेकर के अभी तक बिहार के कौन से ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जो आपको लगा है कि ये बेस्ट है? बिहार का मुख्यमंत्री बिगिनिंग से आप जोड़ रहे हैं या? नहीं, बिगिनिंग से अभी तक आपको जिनका कार्यकाल लगाओ कि इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत ही बेहतरीन काम किया। देखिए, इधर तो 35 वर्षों से, क्योंकि बहुत छोटे थे उस समय का हमको अनुभव नहीं है कि कौन कैसे थे। पहले वाले लोग तो बहुत अच्छे होते थे। अच्छा, तो अभी का बता दीजिए। हाँ, अभी वाले नीतीश जी अच्छे हैं। अच्छे नहीं, अच्छे दिखाए या 20 वर्ष तो पहला टर्म में बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, सेकेंड टर्म में थोड़ा सा कमी आई, और हमने कहा ही कि फर्स्ट डिवीजन तो उन्होंने दिलवाया। अभी आप उनके विरोध में लड़ रहे हैं चुनाव, अभी उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहिए? किनको? नीतीश कुमार। देखिए, मुख्यमंत्री उनको तो पार्टी उनकी बनाएगी ना, जिस मोर्चे से वो हैं, एनडीए से है, उनको बनाना है। और अगर जनता ने हमें चुन करके भेज दिया, यानी सरकार बनाने लायक मेजॉरिटी अगर हमें अब मिल गया, संख्या मिल गया, तो निश्चित रूप से हम अपने विजन को लागू करेंगे और उसका रोड मैप है उसको एक्सिक्यूट बेहतरीन ढंग से करेंगे, क्योंकि हम पक्का इरादा लेकर के चल रहे हैं कि कैसे इस बिहार को बदलना। एक सवाल जो मैं शुरुआती दौर में आपसे पूछ रहा था इंटरव्यू से पहले, स्टूडेंट्स को, छात्रों को संभालना ज़्यादा आसान है या जनता को?
देखिए, टीचर क्लास में तीन श्रेणी के विद्यार्थी रहते हैं। कमजोर विद्यार्थी, मध्यम श्रेणी के विद्यार्थी और तेज विद्यार्थी। और टीचर को ये डिसाइड करना, कमजोर विद्यार्थी को दूसरे तरीके से बतलाना पड़ता है और मध्यम श्रेणी वाले को कुछ दूसरा तरीका होता है और तेज वाले के लिए कुछ दूसरा तरीका। क्लास में लेक्चर दे दिया, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि ये कमजोर है, इसको पर्सनल टच होना चाहिए, उसी के अनुसार डिसाइड करते हैं। और यहाँ राजनीति में भी देखना होगा कि यहाँ प्रायोरिटी क्या, प्राथमिकता, वहां श्रेणी था कमजोर, मध्यम श्रेणी, यहाँ अर्जेंट, मोस्ट अर्जेंट, अर्जेंट, प्राथमिकता इस पर डिसाइड करना होगा कि सबसे अर्जेंट क्या है कि हमको करना चाहिए, उसके बाद दूसरा नंबर पर क्या है, यानी नंबरिंग करना होगा, उसके अनुसार कार्य करना होगा। तो आपको मेजर ज़्यादा मुश्किल कौन सा लग रहा है अभी जनता के बीच में? उसके अनुभव को हम यहाँ यूज करेंगे ना। वहाँ भी तो हम देखते थे कि 3 श्रेणी के लोग हैं, तो कैसे हम उसको संतुष्ट कर पाएंगे। यहाँ भी वही देखेंगे कि समस्या, तो प्राथमिकता पहला किसका होना चाहिए ताकि दिखने लगे कि हाँ चेंज हो रहा है। अब ज़्यादा बदलाव आपको नहीं दिखता है, सेम ही चीज़ है, बस तरीका अलग है। और वो इसका क्षेत्र विस्तृत है, व्यापक है और वो सीमित क्षेत्र। बहुत बहुत आभार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा। आई होप यू एंजॉय दिस कन्वर्सेशन विद अस। दोस्तों, ये हमारे साथ थे केसी सिन्हा, फिलहाल कुम्हरार विधानसभा से लड़ रहे हैं जनस्वराज के टिकट पे और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं। अब देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव के बाद कि यहाँ की जनता इन्हें चुनती है कि नहीं। मेरी शुभकामनाएं हैं सर आपके साथ। आभार हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू वेरी मच।